Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And after few months, yep, we are back with our geology portion again. Okay, in an again one shot lecture, but this time for class 12th. Okay, we are going to do the next chapter, most probably in your NCRT. It is the third chapter, that is reproductive health. सो गाइस, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है सुनिए। देखिए, जब तक हमें आजकल देखो क्या हो रहा है, इन चैप्टर्स का जो बच्चे हैं वो काफ़ी मजाक बनाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, है ना। दे यूज टू थिंक कि अरे बड़ा मज़ा आएगा और दिस दैट, आई डोंट नो व्हाट दे थिंक, है ना। पर रियली इन आर फर्दर मोस्ट लाइफ, जब हम अपनी आगे की लाइफ में रहेंगे, व्हेन वी विल बी लाइक young enough to produce a child, right? Or we shall be young enough to note or to examine that particular thing that we are reading, reproduction, right? With our partner, with our couple, right? Then this chapter will help you a lot, because you will see that what are the STDs that are transferring from from me to others or from others to me, and what are the STDs that are transferring, what are STDs and STDs that are sexually transmitted diseases. ओके, वो हम अभी आके बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको बताता है कि हमें बहुत ही संभाल के रहना चाहिए विद आवर जेनिटल एरिया। ओके, बिकॉज it is the most genital itself, it is saying genital means very soft and very gentle part, which the infection could enter very soon. आपने सुना होगा एड्स, HIVs, राइट। ये सारी जो होते हैं प्रॉब्लम्स, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू सेवरल पार्टनर्स, इजंट इट? सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट वी शुड stick to one partner, or else you could use the contraceptive devices. What are contraceptive devices? Like of condoms, diaphragms, right? These all are the contraceptive devices that we are going to deal in this chapter. Okay, so please just view this chapter and gain something very productive from it. Okay, so let's go with our chapter reproductive health. Okay, this is very important chapter from the perspective of your NEET examination. Okay, now my first question to you, हम NCERT को लेके चलेंगे, as you all know, है ना। NCERT स्ट्रिक्ट रहेंगे, NCERT रीडिंग करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मुझे इसका जवाब दो कि भाई ये रिप्रोडक्शन नाम की चीज़ है क्या, है ना। वैसे तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ते ही हैं, है ना। मैंने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। वैसे तो आप सब जानते हैं व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, इट इज से री एंड प्रोडक्शन इटसेल्फ, द वर्ड इज सेम। रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग अगेन। अब हम दोबारा प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को? देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना। किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम अपने ही जैसे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और द प्रोडक्शन ऑफ fetus of the same kind, right? Production of fetus, production of organism of the same kind is known as reproduction. Okay, so what is reproduction? It is a process in which a new individual is formed that is of same kind. Okay, same kind होता है, same structural, genetical और physiological थोड़े वेरिएशंस आ सकते हैं, बट ओवरऑल वो सेम काइंड होता है। सेम काइंड का मतलब क्या है? देखो, इंसान का बच्चा इंसान की तरह लगेगा, उसके 2 लिम्स होंगे, 4 लिम्स होंगे, 2 आइज होंगी, 1 माउथ होगा, हेयर होंगे, एंड जेनाइटल पाउच एंड जेनाइटल एरियाज होंगे
है ना। ओवरऑल एक इंसान के बच्चे को देखकर आप एक इंसान का बच्चा डिनोट कर सकते हैं उससे, राइट। बट अगर मैं एक एप का बच्चा ले आऊँ, एक बंदर का बच्चा ले आऊँ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये इंसान का बच्चा है। आपको उसके अपीयरेंस से समझ आ जाएगा कि भाई ये बंदर का बच्चा है। तो दे कुड बी वेरिएशंस। देखो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे एवोल्यूशन में। वेरिएशंस नहीं होंगे तो आप एडवांस नहीं हो पाएंगे, आप डेवलप नहीं हो पाएंगे, आप स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वर्क नहीं कर पाएंगे। एवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दे कुड बी जेनेटिकल और स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमंस की तरह ही होता है। अच्छा, कभी आपको आप नानी घर पे दादी घर पे जाते होंगे तो आपसे जो लोग हैं वो ये कहते होंगे कि आप उनके बेटा हो, है ना। इस तरीके से आप उनके बेटा हो, आप आपकी मम्मा या आपके पापा का नाम लेके कहते होंगे आप उनके बेटा हो। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग, क्यों पहचान जाते हैं कि हम उनके ही बेटे हैं, हम उनके ही बेटी हैं, राइट। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज आवर अपीयरेंस, हमारी अपीयरेंस हमारे पेरेंट्स पे गई है। थोड़े से एवोल्यूट हुए हैं हम, थोड़े से मतलब डिफ्रेंशिएट आया है हमारे अंदर, थोड़ा सा हम डेवलप्ड हुए हैं एक्स्ट्रा, वो ज़रूरी है फॉर द एवोल्यूशन, ठीक है। आने वाले टाइम में तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, जिसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं, फूट की जो हमारे फीट की जो हमारी लिटिल फिंगर है ना, वो भी गायब हो जाएगी। मतलब देयर विल बी 4 फिंगर्स ओनली इन आवर फीट, ओके। हमारे पैरों में सिर्फ 4 फिंगर्स होंगे, 1 थंब एंड 3 फिंगर्स। एक फिंगर जो सबसे छोटी वाली है वो गायब हो जाएगी इन द फोर्थ कमिंग लाइक ईयर। सो क्यों गायब हो रही हैं? क्योंकि इसका कोई काम नहीं बचा है। हमारी टेल थी पहले, राइट, आपने सुना होगा वी वर हैविंग टेल्स, ओके। सो हमारी टेल कहाँ चली गई? गायब हो गई, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था, इज़न्ट इट। तो इसी तरीके से जिसका कोई काम नहीं रहता है, जिस स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं रहता है, वो गायब होते जाते हैं, ओके। अब ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो ईयर्स हैं, ये जो पिन्ना है, पिन्ना मीन्स आउटर मोस्ट ईयर है, वो भी गायब हो जाएगा। सो ये क्यों गायब हो जाते हैं आने वाले समय में? क्योंकि इनका कोई काम नहीं रहता है। जब इनका कोई फंक्शन नहीं रहेगा तो ये तो बेकार है ना। अब एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी एक दिन वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक लोहा जिसका कोई काम नहीं है, वो पड़े उस पर रस्ट आ जाती है ना, तो वो भी बेकार हो जाता है एक समय पे। तो यही हमारे शरीर के साथ है। सो रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेवोल्यूशन यू स्टडी इन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन देयर इन बायोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन बताने वाला था मैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? प्रोडक्शन ऑफ न्यू गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू fetus of the same kind but little variations like of physiological structural variations. सिंपल, ये आपकी हो गई रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होते हैं? एसेक्सुअल मीन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन जिसमें बिल्कुल 100 to 100 लाइक % कॉपीड है। जो गैमीट है, जो फीटस है, वो अपने पेरेंट के 100 to 100% कॉपीड है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो उनमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं दिखाई देता, राइट। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द वेरी हाईली एंड डिमांडिंग एंड वेरी हाई लाइक एनर्जी थ्रेशिंग प्रोसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थ्रैश होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें लेनी पड़ती है इस प्रोसेस के लिए। तो वो क्या होता है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है आपका? उसमें लाइक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से, बडिंग प्रोसेस से, दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस जिसके थ्रू होता है वो, ठीक है। तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। क्या आपने आम के पेड़ में कोई वेरिएशन देखी है? आम का पेड़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें कोई वेरिएशन आती है? चलिए, जो अर्थवॉर्म होते हैं उसका जो बेबी होगा, है ना, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या उसमें वेरिएशंस आती हैं? नहीं आती हैं। वहीं अगर हम बफलो का एग्जाम्पल लें या काऊ का एग्जाम्पल लें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके प्रोजनी में, इनके बेबी में क्या होता है? डिफरेंसेस आते हैं, है ना। जैसे कि एक जो काऊ है, काऊ मदर है, वो ब्लैक कलर की है, और उसका जो प्रोजनी होगा, उसका जो बच्चा होगा, काल्फ,
जो काल्फ होगा वो कैसा होगा, वाइटिश ब्लैक भी हो सकता है, वाइट पैचेस हो सकते हैं, ब्लैक पैचेस हो सकते हैं, तो दे कुड बी वेरिएशंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर रेवोल्यूशन। जब तक हम डेवलप नहीं होंगे, इवॉल्व नहीं होंगे, एवोल्यूशन नहीं होगा हमारा, तब तक हम एडवांस भी नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस विद यू, ओके। इसलिए मैंने 10 मिनट आपके लिए इससे निकाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको रिप्रोडक्शन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है आता है आपको, पर फिर भी मैंने एक बार आपको कोई इनफ्लक्स रिवीजन करवाया है, ठीक है। लेट्स गो एंड लेट्स रीड आवर एनसीईआरटी व्हाट इट वांट्स टू कन्वे विद अस, ओके। सो yeah, you have learned about human reproductive system and its functions in chapter 2. Yeah, in chapter 2 you have learned about human reproduction, yet मैंने एक बार आपको types and definition बता दी है, ठीक है। तो let's discuss a closely related topic, reproductive health। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब एनसीईआरटी हमसे एक क्वेश्चन कर रही है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। या देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इटसेल्फ द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट टेल्स दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी मेंटल, सोशल हेल्थ के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, सो दे कुड बी चांसेस, हाईली चांसेस ऑफ HIV, एड्स, राइट। ये सारी जो एड्स होते हैं, HIV प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हो सकती हैं, ओके। नाउ देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू, कुड यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ HIV? सिंपली HIV, sorry, AIDS. Tell me the full form of AIDS. Okay, tell me the full form of AIDS. After that, however, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect of reproduction also, according to WHO. WHO कौन है? World Health Organization, ठीक है। So, according to World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। मतलब हर तरीके से, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, फिजिकल हो या स्ट्रक्चरल हो, हर एस्पेक्ट में अगर हम हेल्दी हैं, अगर हमारा हर एस्पेक्ट में स्वास्थ्य सही है, तो दैट इज़ व्हाट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स। Yeah, that is, so next is a social with people having physically and functionally normal reproductive organs, normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let's examine them. अब जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि हमें क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मतलब हमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी क्यों रहना है। क्या हो सकता है अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं रहेंगे? आप सबको पता है भाई क्या हो सकता है। दे कुड बी हाई चांसेस ऑफ एड्स, HIVs एंड different types of diseases like of syphilis and genital herpes. These all are the sexually transmitted diseases, okay. Trichomoniasis, this is all are the STDs, that is sexually transmitted diseases. Now अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के थ्रू। ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, ओके। I don't know what is happening today, just wait, okay। Reproductive health problems and strategies, very important thing। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अभी तक मैंने बताया आपको रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्यों ज़रूरी है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहना, ये भी आपने अभी सीख लिया है, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है भाई, और उन्हें संभाला कैसे जा सकता है। व्हाट आर दोज प्लानिंग, व्हाट आर दोज स्ट्रैटेजीज जिससे आप उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को संभाल सकें। सो
India was amongst the first countries in the world to initiate actions, planning, and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. Very important, very 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 important. यहाँ पर नीट में मैं आपको बोर्ड्स एंड नीट दोनों के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. दिस इज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन. अब देखिए, जो चीज़ आपकी सीबीएसई में है, ठीक है, वो तो मैंने साथ में ली ही है, और जो आईसीएससी में, आईएससी क्लास 12 में भी है, ओके, क्योंकि आप सबको पता है मैं आईएससी क्लास 12 को भी पढ़ाता हूँ. सो जो आईएससी क्लास 12 में है वो भी मैंने आगे यहाँ पर ले लिया है. देखिए, ये जो टॉपिक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, एमनियोस्टेंटेसिस, जेनेटिक काउंसलिंग, ये जो टॉपिक हैं ये आईएससी के हैं, आईसीएससी बोर्ड के हैं. सो यहाँ पे सीबीएसई चिल्ड्रन दे कुड विजिट इट, और if they could not, because this is not in your NEET examination as well as in your NCERT book. So ये हम like for the ICSE students लाए हैं. Okay, so let's, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई है, और बात क्या है कि सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, मतलब जो लाइक प्रेशर जताया था या जो इनिशिएट करा था वर्क, ओके, जो एनजीओस इनिशिएट किए थे, या जो मतलब उसके प्रति जागरूकता जिसे कहते हैं, है ना, वो अरोस की थी लोगों के मन में, वो किसने की थी? इंडिया ने की थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है. क्यों दिया है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कितने हो रही है? इंडिया में ही हो रही है. ओके, बिकॉज दोज फॉरेनर्स दे नो द यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, दे नो द यूज़ ऑफ लाइक डायफ्राम्स, बट इन इंडिया still people are unable to know the use of these stuff. Okay, so they just intercourse without using them. So obviously बात है कि without using these protective layers, अगर वो intercourse कर रहे हैं तो there will be a high chance of infection, है ना. तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर solution किसने निकाला था? इंडिया ने निकाला था. ठीक है, नेक्स्ट, reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs. Creating awareness very important. ये आप लिखेंगे यहाँ पर, ओके. रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में क्या हुआ था ये आप लिखेंगे, ओके. सो व्हाट वाज हैपन, लेट्स रीड नाउ. जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ है, जो RCH, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. देखिए, ये आपको ज़रूर लिखना है. RCH इसका फुल फॉर्म क्या है आप लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था. ओके, इसका क्या मोटिव था? इसका मोटिव ये था कि इंडिया में हर उस लोग को फैसिलिटी दी जाए, हर लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट द सेक्सुअल डिजीजेस और रिप्रोडक्शन. ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर डिस्क्लोज किया था अमंग द पीपल इन इंडिया इस प्रोग्राम में, RCH. ओके, सो इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था टू सपोर्ट एंड बिल्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. ओके, क्या इसका मेजर रोल था? टू बिल्ड अप हेल्दी सोसाइटी या रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. जिसका मेन एम था. सोसाइटी, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ये इसका मेन एम था. किसका? RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर. इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव. REP का मतलब है रिप्रोडक्टिव,
ओके, एंड चाइल्ड केयर child health care. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH, जिसका मेन क्या था, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को फ्रेम करना, ठीक है, इंडिया में। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो ये मेजरली रिप्रोडक्टिव हेल्दी टास्क को लेके चलता था और हर उस चीज़ को लाइक फैसिलिटेट करता था जो नीड है इंडिया की, लाइक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट्स, राइट, एंड दिस लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये इसका मेन एम था। आई होप आपको इतना क्लियर हो। नेक्स्ट, ओके, और जो ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट है, ओके, जो प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट एंड जो ऑडियो विजुअल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक ऑफ प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट क्या है, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होते हैं, ओके। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है, जो टेलीविज़न वगैरह है, रेडियो वगैरह है, इन पर अवेयरनेस फैलाई थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ओके, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही सोसाइटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स को इन पे बताया था, जिससे कि लोग जो है, स्पेशली जो कपल हैं, वो अवेयर हो सके अबाउट दिस प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट, और यहाँ पर NCERT में आपके दिया है जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, क्लोज रिलेटिव, इन सबको, इवन पेरेंट्स, इन सबको भी मतलब अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को जो जिनके अंदर एक मिस कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन को लेके, उन्हें इन्फॉर्म करना, उन्हें बताना कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ आजकल आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको ये चैप्टर, है ना, स्कूल्स में भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों? जिससे कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे एक करेक्ट पाथ मिल सके, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो यही आप यहाँ पर देखेंगे, ओके, कि स्कूल्स में, जो स्कूल्स हैं उसमें इनकरेज किया जा रहा है, राइट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यंग चिल्ड्रंस को, जिससे कि वो इस मिथ को, एक मिथ रहता है उनके अंदर कि भाई रिप्रोडक्शन से ये, रिप्रोडक्शन वो, राइट, तो वो मिथ क्लैरिफाई हो सके, राइट। तो इसलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ाया जाता है और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप STDs, अभी हम STDs पर आ रहे हैं, तो जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो सीरियसली आपका खुद ही रिप्रोडक्शन से जो एक अट्रैक्शन रहता है बच्चों का, जो इन्फैचुएशन रहता है, वो थोड़ा शायद कम हो सके, शायद, ओके। ओके, सो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, देखिए, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, किन्हें, एडोलेसेंट्स को, जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, है ना। वी आर द एडोलेसेंट्स, राइट। एडोलेसेंट्स क्या होता है एज, भाई एडोलेसेंट्स एज में बेसिकली बहुत चुल होती है ना, बहुत चुल होती है इन चीज़ों की, कि अरे भाई हम तो सबसे बड़े हो गए हैं, है ना। एडोलेसेंट्स बच्चा क्या समझता है, भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं 18, 19, 20 साल का क्या हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, है ना, मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसलिए वो इन चीज़ों में ज़्यादा जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं, क्या अरे हट, अभी मैं 12-13 साल का थोड़ी हूँ, मैं 17, 18, 19 साल का हूँ, मुझे सब पता है, राइट। तो उन्हें ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई रिप्रोडक्शन का एज आ चुकी है हमारी, अब ये जल्दी जाना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट स्पेशली NCERT भी आपका लिखती है कि जो लाइक एडोलेसेंट्स हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली टू द एडोलेसेंट्स के लिए, ओके। एडोलेसेंट्स चिल्ड्रन के लिए, जो एडोलेसेंट्स एज में हैं, उन्हें STDs की प्रॉब्लम, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। और ना ही सिर्फ एडोलेसेंट, बट हमें
उन पीपल को भी एजुकेट करना चाहिए, लाइक ऑफ कपल्स, फर्टाइल कपल्स, मैरिजेबल एज में जो हैं, ओके, जैसे कि उनके अंदर भी एक मतलब एक नया तरीका उन्हें पता चल सके रिप्रोडक्शन का, और वो कुछ प्रॉब्लम से बच सके, लाइक ऑफ करेक्ट एज पर मैरिज करना, पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं। देखो पहले के समय पे क्या होता था, जो लेडीज़ हैं उनकी 12-13 साल पे शादी कर दी जाती थी, है ना। अब आप खुद ही सोचिए 12-13 साल के 2 साल बाद, इवन 15 ईयर्स ओल्ड पे वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। सो एक 15 साल की बच्ची क्या जानती हो अबाउट द प्रेगनेंसी एंड अबाउट द दिस ऑल थिंग, है ना। तो उन्हें क्या होता था, मोस्ट प्रॉबेबली अगर छोटे एज पे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनकी डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग द डिलीवरी पेन, जो लेबर पेन होने होता है ना दैन। सो मैं कहाँ पे था, ओके। हमें पोस्ट नेटल केयर, जो मदर की पोस्ट नेटल केयर होती है, मदर की पोस्ट नेटल केयर क्या होती है भाई, पोस्ट नेटल, प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए प्री नेटल केयर होता है बेबी होने से पहले, बेबी की डिलीवरी होने से पहले जो माँ का ख्याल रखा जाता है अबाउट ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ प्री नेटल। एंड पोस्ट नेटल जो डिलीवरी के बाद, है ना, बच्चे का लाइक पैचुरेशन के बाद, पैचुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो आपका लाइक माँ का ध्यान रखा जाता है उसे पोस्ट नेटल कहते हैं। तो प्री नेटल एज वेल एज पोस्ट नेटल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है माँ के लिए। क्यों भाई, देखिए इतना बड़ा यू नो दैट जो डिलीवरी पेन होता है, लेबर पेन होता है, इट इज़ द अटमोस्ट पेनफुल थिंग एवर यू हैव एक्सपीरियंस इन द लाइफ, ever you have experienced in the life. It is the utmost pain, the very painful aspect of a mother, है ना। तो उस टाइम पे उस मदर की प्री एंड पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए, राइट। और इसके लिए जो एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बताती है अबाउट द चाइल्ड इम्पोर्टेंस, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग की। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे बच्चे, ऑब्वियसली द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द ओनली फूड ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ टॉडलर, ओके। अगर वो ही नहीं करेगा, है ना, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इरिटेट होके चाइल्ड को फिर ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो कई बार, जब गाइस इंडिया में ही कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि जो चाइल्ड है ड्यू टू स्टार्विंग उसकी डेथ हो जाती है, ही डाई ड्यू टू स्टार्विंग, जब ये केसेस आए हैं बहुत, है ना। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, एज वेल एज मेल और फीमेल चाइल्ड में इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस। ये तो आज से नहीं, कम से कम डेकेड से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी इन मेल और फीमेल चाइल्ड, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ओके, जो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों पढ़ना है, जिससे कि हम समझ सकें हमारे आने वाले फ्यूचर को, है ना। इंडिया इज़ द अटमोस्ट जनरेटिव एंड अटमोस्ट पॉपुलेटेड पर्सन, लाइक नॉट पर्सन, कंट्री, राइट। इट इज़ द वेरी मच लाइक पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इसने, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट आवर पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही, सो वी वुड डाई विद स्टार्विंग, श्योरली वी आर गोइंग टू डाई विद स्टार्विंग, क्योंकि इतनी क्रॉप्स, इतना एग्रीकल्चर होगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो सिविलाइजेशन है वो फ्रेम हो रहे हैं, फील्ड के लिए जगह बची नहीं है, इज़न्ट इट। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, है ना। जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं ये सारे इसी पर बेस्ड है, सारे इसी बेस्ड है। कोई भी बायो में इतना टफ चैप्टर नहीं है एक्सेप्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को छोड़ के कोई भी चैप्टर इतना टफ नहीं है कि वो आपको समझ ही ना आए, है ना। जेनेटिक्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जेनेटिक्स वाले पार्ट पर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स पार्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बाकी सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हैं। और आजकल इंडिया में जो सेक्स क्राइम्स होते हैं, राइट, सेक्स क्राइम्स होते हैं या लाइक इविल लाइक सेक्स एब्यूज़ होता है, इज़न्ट इट, इनको भी आपको प्रिवेंट करना चाहिए, ओके। तो यही सारी चीज़ें ओवरऑल बताता है कौन, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। और ये बताता है कि आवर सोसाइटी शुड बी हेल्दी इनफ, ओके, इट शुड बी हेल्दी इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो आपने देखा होगा, अभी मैं आपको इसको बताता हूँ सेक्स अब्यूज़ के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं
बहुत ईविल केसेस आते हैं गाइस, ओके। बट ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मेंटली रिटार्ड है कोई भी लेडी और वो अकेली सड़क पर है, राइट, अकेली सड़क पर है, सो देयर आर मैनी केसेस दैट अ पर्सन इंटरकोर्स विद हर एंड मेक हर प्रेग्नेंट। अब एक जो माइंडली डिसऑर्डर पर्सन है, एक माइंडली रिटार्डेड लेडी है, पागल लेडी है, वो क्या जानती है अबाउट दिस? ओ माई गॉड, दैट्स अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, ओके। मैंने जब मैं मतलब अपने नानी घर से आ रहा था तो मैंने एक इतना हॉरिबल गाइस, इतना हॉरिबल लाइक इमेज देखी थी, इतना हॉरिबल इमेज देखी थी, ओ माई गॉड। अ लेडी वॉज सिटिंग, शी वॉज लाइक mentally retarded, a mad lady, okay. She was fully naked, no apparels on her like body, no attire on her body, fully naked lady. And you won't like believe guys, everyone, the men and the women were passing from her and everyone was staring at her, but nobody is having the guts to bear to bear her the apparels, the attire. मतलब शी वॉज फुली नेक्ड, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे कोई कपड़ा उड़ा दे, ओके। एंड आई हैव ऑल्सो मीन्स उसके मतलब देवर अ लॉट ऑफ फ्लाइज ओवर हर, lot of flies, they were over her, the lady, and they were sitting on the genital part of the lady. So miserable condition, oh my god, such a miserable condition. So this is the major defect of India, that why our sexual reproductive life is not very well. And this is, yep guys, not like a statistical way, but in mythological way I'm also going to tell you that yep, it's a Kali Yuga, and Kali Yuga is going to happen now. It is the ghor Kali Yuga, the black side of the nature is going to happen. The last phase of the life, the last phase of the yug is going to attain now. So that's the thing I would like to tell you. Please guys, if you become something in your life, if you achieve a like such thing, please initiate something for this field as well, because it's a very important thing to have a very mental social behavior care of the mental retard lady or a girl child, okay. So ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, okay, कि हमें ऐसे स्टेप्स इनिशिएट करने चाहिए, ओके। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को रोकना चाहिए, सेक्स अब्यूज़ को रोकना चाहिए, ओके। एंड हमें पीपल के अंदर एक ऐसा लाइक अरोज करना चाहिए, ऐसी थिंकिंग अरोज करनी चाहिए जो उन्हें एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में रिस्पॉन्सिबल बना सके, ठीक है। यही आपका पूरा एक पैराग्राफ कहता है, ठीक है। मैं देखिए लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे बहुत टाइम लग जाएगा एंड आपका भी टाइम वेस्ट होगा इससे, है ना। जब लाइन बाय लाइन पढ़ने की बारी आएगी तो हम पढ़ेंगे आप, ओके। नेक्स्ट, और हमें उन एक्शंस पर भी मतलब रोक लगानी चाहिए, लाइक ऑफ अबॉर्शन। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अबॉर्शन करा देते हैं, मतलब दे आर किलिंग द बेबी, ओके, अबॉर्शन करा देते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, लाइक STDs, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं टाइम टू टाइम, ओके, जो लाइक क्या करती हैं, पीपल को असिस्ट करती हैं, असिस्टेंस बनाती हैं पीपल का, ओके। यहाँ पे एक टर्म आपको दी होगी एमिनियोसेंटेसिस, ओके। एमिनोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है भाई, देखिए एमिनोसेंटेसिस क्यों बनाया गया था। एमिनोसेंटेसिस का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आगे भी ये वर्ड आएगा। एमिनोसेंटेसिस का मतलब होता है हमारी जो मदर होती है उसके अंदर प्लेसेंटा में जहाँ पे बेबी होता है, उस बेबी के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, अमीनो फ्लूइड, जो कि उसे बायोप्सी देता है और एक क्वेश्चन की तरह वर्क करता है, क्वेश्चन की तरह। जैसे कि हमारे हार्ट में एक फ्लूइड होता था, राइट, हार्ट में एक फ्लूइड होता था, दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्वेश्चन की तरह वर्क करता था, शॉक एब्जॉर्बर था। ऐसा ही प्लेसेंटा में एक फ्लूइड होता है एमिनोसेंटेसिस। तो वो प्रोसेस होता है जिसमें वो
अमीनो जो फ्लूइड है उसे निकाला जाता था और चेक किया जाता था, ध्यान से सुनिए, चेक किया जाता था कि वेदर द चाइल्ड इज फुली लाइक हेल्दी और नॉट। उससे निकाल कर बेबी के पास से उस फ्लूइड को निकाल के चेक करते थे कि कहीं बेबी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि कई सारी जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बेबी में, अगर वो लाइक फादर्स में भी हैं या मदर में भी हैं, तो कई सारी पॉसिबिलिटी है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम उसमें भी आए, है ना। तो उससे चेक करने के लिए वो टेक्निक यूज़ की जाती थी अमीनो सेंटेसिस। पर आजकल जैसे कि मैंने बताया दिस इज कलयुग, आजकल क्या हो रहा है, आजकल उस अमीनो सेंटेसिस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, या जेंडर मतलब पता करने के लिए कि वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। इसलिए लाइक वो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि जो चाइल्ड है मदर की फीटस में वो एक मेल है या फीमेल है। आजकल इसका गलत लाइक यूज़ हो रहा है। ओके, तो यही एनसीईआरटी कहती है कि एमिनियोसेंटेसिस क्या है, एमिनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसे निकालकर पहले चेक किया जाता था कहीं चाइल्ड के अंदर, कहीं जो प्रोजेनी है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक ऑफ सिंड्रोम, ओके, लाइक ऑफ डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। ओके, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए वो फ्लूइड निकाला जाता था। पर आजकल क्या होता है, जेंडर लाइक चेकिंग के लिए वो फ्लूइड निकाला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिसर्च on various reproductive related area are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the female, was developed by scientists at Central Drug Research Institute in Lucknow, India? Better awareness about sex-related matters to increase number of medically assisted deliveries and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rates. Increased number of couples with small females, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facility for sex-related problems, etc. all indicates improved reproductive health of the society. Now, अब यहाँ पे बताया जा रहा है there is a brand, एक ब्रांड यहाँ पर खुली है नेम सहेली। ओके, सहेली इज़ अ ब्रांड। ओके, तो इसका क्या मतलब है, एक नॉन गवर्नमेंटिव और गवर्नमेंटिव इनिशिएट्स होते हैं प्रोग्राम्स, बट यहाँ पर एक प्रोग्राम बताया गया है इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट नेम सहेली। ओके, एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक प्रोग्राम है जिससे पता किया जाता है कि वेदर जो चाइल्ड है वो फुली लाइक उसे एक अच्छी नेटल केयर मिल रही है, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर उसे मिल रही है, अच्छी डाइट उसे मिल रही है नहीं, राइट, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट बाय मतलब जो चाइल्ड है उसका देखा जाता है बाय दिस लाइक सहेली। ओके, और ये भी देखा जाता है कि STDs तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, उसका कोई क्योर मतलब करा जाता है, अगर है मतलब ओवरऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वहाँ पर देखा जाता है। ओके, और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नाउ वी मूव टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ओके, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बर्थ कंट्रोल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लास्ट सेंचुरीज से हमने मतलब कुछ इंक्लाइनेशन मतलब कुछ उबार देखा है, कुछ मतलब सिग्निफिकेंट फील्ड्स में हमने वो देखा है कि देयर इज़ अ इंक्रीज हेल्थ केयर इंक्रीज़ हो रही है, सेक्सुअली और बिहेवियरली हेल्थ हो रही है, पर उसके साथ साथ देयर इज़ अ एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब देयर इज़ अ अटमोस्ट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नाउ। ओके, पहले 1900 में, ओके 1900 में जो इंडिया है उसकी कितनी थी, 2 बिलियन मीन्स 2000 मिलियन उसकी क्या थी, पॉपुलेशन थी। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2 बिलियन जो है 1900 में आपकी 2 बिलियन पॉपुलेशन हुई थी। ओके, जो कि 2000 में, ओके 2000 में मतलब 10 साल बाद कितनी हो गई, 6 मिलियन।
6 billion. Okay, then by 2000 it become 6 billion, and May 2011 it become, अभी जो 2011 में इनिशिएट हुआ था ये कितनी हो गई थी हमारे पास 7.2 बिलियन. ओके, एंड अभी 2000 में कितनी हो जाएगी, या मैं अभी लिखूँ 2011 में कितनी हो गई थी 1.2 बिलियन. मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देयर इज अ रैपिड लाइक इंक्रीजमेंट इन द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैटरनल इनफर्टिलिटी और मैटरनल डेथ भी हो रही है. मैटरनल मॉर्टिलिटी का मतलब है जितने ज़्यादा देखो बच्चे होंगे, अगर एक विमेन के 5, 6, 7 बच्चे हों तो देयर इज़ अ हाई कॉज कि उसकी डेथ हो जाए. सो देयर इज़ व्हाट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी, क्योंकि जो मदर्स हैं वो मर रही हैं, उनकी डेथ हो रही है, और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं वो भी उनका भी डेथ हो रहा है ड्यू टू एबॉर्शन, ड्यू टू लाइक एनी अदर रीज़न, है ना. तो ओवरऑल यहाँ पे बात ये की जा रही है कि हमें इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए. ओके, एंड देयर इज़ अ प्रोग्राम वाज आल्सो इनिशिएटेड, एक प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम. कहाँ हुआ था ये प्रोग्राम 2011 में. ओके, सो इससे क्या हुआ था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2%, लेस देन 2%, दैट इज़ 20 बाई 1000 ईयर्स में रेट जो है उसका पॉपुलेशन का वो इंक्रीज़ हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी. ओके, इतना इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम इतना ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो दे विल बी श्योरली हाई कॉजेस, हाई चांसेस होंगे कि हमारे जो फील्ड्स एरिया हैं, जो घर वगैरह हैं वो कम पड़ जाए. ओके, और स्टारवेशन के थ्रू, मतलब स्टारविंग के थ्रू भूखमरी हो जाए देश में, है ना. तो दे आर मैनी सर्टेन मतलब रीजंस, और यहाँ पर कुछ मतलब रोकने के लिए उस प्रॉब्लम, इस पॉपुलेशन रेंज को रोकने के लिए बहुत सारे लाइक चीज़ें की गई थी. लाइक ऑफ स्लोगन वॉज ऑल्सो देयर, हम दो हमारे दो, एक स्लोगन था यहाँ पर, है ना, जिसका मतलब था यू शुड हैव द 2 चिल्ड्रन, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन ओनली, नॉट मोर देन दैट, राइट. सो ये स्लोगन था जिससे कि आप बता सके लोगों को दैट वी हैव द इनफ स्पेस, नॉट इनफ स्पेस फॉर द चिल्ड्रन नाउ. ओके, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है. सो देयर वर मैनी लाइक रीजंस कि हमें कैसे पॉपुलेशन को रोकना है. तो फर्स्ट रीज़न क्या था, लाइक फर्स्ट इनिशिएशन क्या था, एक स्लोगन था हम दो हमारे दो. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है हम दो हमारे दो, We two are two. और बहुत सारे कपल्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में, ओके, वो अडॉप्ट कर लेते हैं 1 चाइल्ड नॉर्म. ओके, एंड उनकी जो एज है शादी की, दैट इज़ 21 ईयर्स. ओके, और बताया गया था कि यू शुड हैव द 2 चिल्ड्रंस ओनली. यहाँ पर एक और फैक्टर दिया है कि जो मैरिजेबल एज लिमिट है वो हमारी कहाँ तक है, फॉर द फीमेल इट स्टार्ट फ्रॉम 18 ईयर्स एंड द मेल इट स्टार्ट फ्रॉम 21 ईयर्स. अब मेल की 21 ईयर्स क्यों है, जिसकी मेल इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब वो इतना कुछ कर ले कि अपनी वाइफ अपने बच्चों को खुद खिला सके, इसलिए उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है 21. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल फैमिलीज़ को भी इनिशिएट किया था कि यू शुड हैव द स्मॉल फैमिलीज़. ओके, जस्ट 2 चिल्ड्रन आर इनफ फॉर योर फैमिली, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें. ओके, तो यहाँ तक आपकी बात, ये जो बात है आपकी, दिस टिल हेयर टू देयर, आपको सब पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ना है. ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नीट में तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखिए बोर्ड्स में क्वेश्चंस कम आते हैं. ठीक है, तो नीट के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दी जो आपको बताना था. मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो लेडीज़ हैं, जो मदर हैं, है ना, उनका जो रेट है, बाई चांस अगर उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू लाइक ड्यू टू टाइम ऑफ लाइक
पार्चुरेशन, बर्थ के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम उनकी डेथ हो जाती है तो उससे वो रेंज घट जाएगा। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इजंट इट। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब चलिए हम पढ़ते हैं, कुछ आइडिया ले लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे बताया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कैसे हैं। यूज़र फ्रेंडली हैं, मतलब इनसे कोई भी इशू आपको नहीं होगा, ईजिली आपको अवेलेबल मिल जाते हैं हर स्टोर पे, इफ़ेक्टिव हैं एंड रिवर्सिबल हैं विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। रिवर्सिबल मीन्स इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, it also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive devices are presently available with could be broadly grouped into the following categories, namely natural and traditional barriers, IUDs, oral contraceptive and injectables, implants and surgical methods. ये सारे हमें पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है आपका नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर्स, नेचुरल मेथड्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा आपको IUDs, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। IUDs की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये हमें पढ़नी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमें पढ़ने। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है जो मेडिसिन ली जाती हैं, है ना, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। मेडिसिन से क्या होगा? मेडिसिन से आपका जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रुक जाते हैं, है ना, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है, इजंट इट। तो ये होते हैं हमारे ओरल डिवाइसेस। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शंस के थ्रू, राइट, पिल्स के थ्रू। इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स मतलब पैसोटॉमी, ट्यूबोटॉमी, ओके, आपने होप नाम सुने होंगे। तो ये सर्जिकल मेथड्स किए जाते हैं जिससे आप, वैसोटॉमी मतलब फीमेल का जो ओवा है उसे काट देना, मैं आपको अभी बताऊंगा सब कुछ, ये मैं लाया हूँ। ओके, दिस इज़ ट्यूबोटॉमी, फीमेल के लाइक जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उन्हें काट दिया जिससे कि एग जा ना पाए, एंड दिस इज वैसोटॉमी मेल्स के लिए, ठीक है। सो अब हम चलिए पढ़ते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में। देखिए, नेचुरल मेथड्स में सबसे पहले आपके पास आता है पीरियोडिक एब्स्टेंस। पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब होता है जो जब फीमेल के पीरियड्स आने वाले होते हैं, फीमेल पीरियड्स अराइज होने वाले होते हैं, है ना, उसकी एक फिक्स डेट होती है, राइट। तो उस पीरियड्स की डेट में 10 से 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 से 17 दिन हैं, ओके, जो 10 से 17 दिन हैं उसमें जो कपल है वो इंटरकोर्स नहीं करते हैं। एब्स्ट्रेन, खुद वर्ड यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन का मतलब होता है मना कर देना, मतलब सेक्सुअल अवॉइड करना किसी चीज़ को, तो वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन टाइम, जब आपका क्या हो रहा होता है, पीरियोडिक लाइक पीरियड्स चल रहे होते हैं। पीरियड्स से 10 से 17 दिन तक देयर इज़ नो लाइक लाइक इंटरकोर्स, जिससे कि जब इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो मीटिंग ही नहीं होगी, है ना, ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही नहीं होगी, और जब स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं होगी तो देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, इजंट इट। तो इसलिए जो प्रेगनेंसी है, जो फीमेल की प्रेगनेंसी, वो कैसे अवॉइड की जाती है? बाय द अवॉइड ऑफ सेक्स इन ड्यूरिंग पीरियड्स और इन लाइक ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फीमेल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पीरियोडिक एब्स्टेंस मेथड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, सो पेनिस को विड्रॉ कर लेना, मतलब ड्यूरिंग द एजैकुलेशन, मतलब आपको लग रहा है कि एजैकुलेशन इज गोइंग टू अकर, ओके, द स्पर्म इज गोइंग टू कम आउट, सो आप तुरंत अपने पेनिस को बाहर विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द वेजाइन ऑफ द विमेन, जिससे कि वो जो स्पर्म है वो वेजाइना में एंटर ही ना कर सके, और जब स्पर्म वेजाइना में एंटर ही ना करेगा तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है, इजंट इट। तो ये हो गया हमारा कोइटस इंटरप्ट्स। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमिनोरा। इसमें क्या होता है? इसमें मैस्ट्रुएशन की क्या हो जाती है? एब्सेंस हो जाती है। कैसे? सो जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो साइकिल है वो अकर नहीं होती है,
अब जब साइकिल अकर नहीं होगी सो दे विल बी फुली चांस कि जो मिल्क प्रोडक्शन हो वो ना हो, और उसकी वजह से देयर इज़ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, इजंट इट। सो ये जो मेथड है ये इफेक्टिव कब तक रहता है, 6 मंथ तक ही रहता है। पैचुरेशन के 6 मंथ तक ही ये मतलब मेथड जो है वो काम करता है। तो ये तो हो गया आपके नेचुरल मेथड। सबसे पहले क्या था आपका पीरियोडिक एब्सटेंसेस, देन कोइटस इंटरप्ट एंड देन लैक्टेशनल एमिनोग्राम। ओके, कुछ लोग कैलेंडर मेथड्स भी यूज़ करते हैं, ये आपके आईएससी में है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग कैलेंडर मेथड और टेम्परेचर मेथड भी यूज़ करते हैं। या आपके सीबीएसई की एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आईएससी की बुक में है। ठीक है, कैलेंडर मेथड जैसे हम रिदमिक मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब फीमेल के पीरियड्स अरोज होने वाले होते हैं, अराइज होने वाले होते हैं, उस टाइम पे वो लोग कैलेंडर में वो डेट होती है ना, तो उस टाइम पे वो लोग इंटरकोर्स नहीं करते, जिससे कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो नहीं हो सके। देन टेम्परेचर मेथड क्या होता है भाई, देखिए हर सुबह, ओके, हर सुबह जो लेडी है वो क्या करती है, अपना टेम्परेचर मतलब खाली पेट अपना टेम्परेचर मेज़र करती है। ओके, अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन लाइक हुआ उसके टेम्परेचर में, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ उसके टेम्परेचर में, ओके, लाइक 0.5 to 1 डिग्री फेराड, 0.5 to 1 डिग्री फेराड अगर उसका इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, ओके, विदाउट एनी फूड, विदाउट ड्रिंकिंग एनीथिंग और ईटिंग एनीथिंग, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, पर ये कोई मतलब बिल्कुल परमानेंट तरीका नहीं है, क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर स्ट्रेस के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब अगर हमें स्ट्रेस हो तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड मेथड, राइट। अब इसके बाद आपका एक और मतलब आईएससी में दिया है म्यूकस मेथड। म्यूकस मेथड, म्यूकस मेथड में क्या होता है, देखिए म्यूकस जो स्टिकनेस है डिस्चार्ज की, वुमेन वो रोज़ चेक करती हैं, जब भी उन्हें डिस्चार्ज आता है उसकी स्टिकनेस लाइक रोज़ चेक करती हैं। अगर स्टिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी है, थोड़ी सी कंसनट्रेटेड है, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर स्टिकनेस उसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ है उसकी क्वालिटी में, तो ओवुलेशन का टाइम भी इंक्रीज़ होगा, जिससे कि देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये छोटे छोटे मैथड्स हैं कुछ। ओके, अब हम आते हैं बैरियर मेथड्स पर। बैरियर मेथड्स क्या वो करते हैं, बैरियर मेथड्स भाई ऑब्वियसली बात है, बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी कर देना, इज़न्ट इट, बैरियर बन जाए। तो बैरियर मेथड्स में भी क्या होगा, स्पर्म और ओवा को रोकने के लिए, उसके बीच में बैरियर बनाने के लिए देयर इज अ मेथड्स, जैसे कि ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या मीटिंग ना हो सके, फ्यूज़ ना हो सके दोनों एक दूसरे में, और जाइगोट का फॉर्मेशन ना हो सके। ठीक है, सो इसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला मेथड्स आपका क्या होता है, कंडोम्स। ओके, सबसे पहला मेथड आपका क्या होगा भाई, कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स क्या करते हैं भाई, कॉन्डोम्स क्या करते हैं, कॉन्डोम्स एक बैरियर की तरह एक थिन लैटेक्स शीट होती है। लैटेक्स इज़ अ लाइक फाइबर, उसकी नॉट फाइबर बट थिन पॉलीमर टाइप स्टफ, उसकी शीट होती है जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मैन जो है वो अपने पेनिस एरिया पे, अपने पेनिस पे लगाता है और इंटरकोर्स करता है, जिससे कि इजैकुलेशन अगर होगा भी मैन को तो वो सारा कलेक्ट किस में हो जाएगा, स्पर्म में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं इधर, दिस इज़ द मेल कंडोम। ओके, ये मेल कंडोम है। तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो मेल है वो इसे यूज़ करता है। ओके, मेल इसे यूज़ करेगा और जब उसे इजैकुलेशन होगी, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स उसे इजैकुलेशन होगी, तो स्पर्म जो है वो सारा इसमें कलेक्ट हो जाएगा। इट इज़ लाइक अ कलेक्टिंग बैग जो कि स्पर्म को कलेक्ट करता है। और ये है फीमेल का, फीमेल का भी यही सेम बर्थ होता है। फीमेल का लाइक लगाया जाता है अंदर, जिससे कि जो ओवुलेशन है, जो ओवा है वो आगे ना जा पाए, ओवा आगे नहीं बढ़ पाए, जिससे कि अगर ओवा आगे नहीं बढ़ेगा, स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। अब देखिए, आपको है ना, आपको यहाँ बंद कर दिया है और आपकी फ्रेंड को या आपके
जस्ट फॉर इंस्टेंस आपकी फ्रेंड को वहाँ बंद कर दिया तो आपकी मीटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ही समझ लो, ये जो कॉन्डोम है ये एक टाइप का गेट है जो कि इधर और उधर के लोगों को बंद करके रखता है, उनसे उन्हें मिलने नहीं देता है। ओके, सो एक पॉपुलर ब्रांड का नाम भी यहाँ पे बताया गया है, निरोध करके। ओके, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम। ओके, निरोध। सो इनसे लाइक कॉन्डोम का यूज़ सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकना ही नहीं होता है, कॉन्डोम का यूज़ एड्स और STIs, मतलब जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं लाइक ऑफ एड्स, HIVs, इनको रोकना भी होता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम लाइक इस बैरियर मेथड को अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे जो इंटरकोर्स के थ्रू जो लाइक डिजीज़ होंगी, लाइक STDs होंगी, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी हाई सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास डायफ्राम। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं? डायफ्राम होते हैं। ओके, डायफ्राम्स हो गए, सर्विकल कैप्स हो गए, वॉल्स हो गए। देखिए, सॉरी, दिस इज डायफ्राम एंड दिस इज सर्विकल कैप, है ना। दोनों सेम लग रहे हैं बट ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, इनका काम क्या होता है भाई? इनका काम होता है जो फीमेल है उसकी सर्विक्स को कवर करना। ओके, इंटरकोर्स के थ्रू, कोइटस के थ्रू फीमेल की सर्विक्स है उसको ये क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। ये इंसर्ट की जाती है रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव में, जिससे कि क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, सर्विक्स में स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाएगा और इससे एंट्री ब्लॉक हो जाएगी स्पर्म की। ओके, और इसकी सबसे अच्छी बात इनकी क्या है? डायफ्राम्स और सर्विकल कैप्स की रीयूजेबल हैं, मतलब आप इन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दीज आर रीयूजेबल, आप देख सकते हैं, दे आर रीयूजेबल, मतलब आप इन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देन स्पर्माइकल creams, jellies and foams are usually used along with the barriers of to increase their contraceptive efficiency. Means creams, there are many creams, jellies like stuff और foam like stuff लगाया जाता है इन cervix पे, ओके, इन डायफ्राम्स पे और सर्विकल कैप से, जिससे कि इनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है और ये और दिनों तक चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स को समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है? ये फीमेल की अगेन वेजाइना में लगाया जाता है, जिससे कि जो ओवा है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे इसमें। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, that is IUDs. These devices are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through the vagina. मतलब intrauterine devices को डॉक्टर या नर्स इंसर्ट करती है इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल की वेजाइना में। ओके, और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेडिकल IUDs पर भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑफ लिप्स लूप एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, कॉपर IUDs होते हैं, इससे क्या होता है? कॉपर रिलीज होता है। ओके, कॉपर IUDs होते हैं, CU7 हो गया, मल्टीलोड 375 एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और हार्मोनल रिलीजिंग IUDs भी होते हैं। आप इधर देखिए, दिस इज कॉपर IUD, आप देख सकते हैं इधर कॉपर IUD है। अब ये कैसे काम करता है? देखो नहीं, यहाँ पर कहाँ लगा दिया? सर्विक्स पर लगा दिया, फीमेल की सर्विक्स पर लगा दिया। अब इससे क्या होगा? यहाँ से ओवा है, ओवा यहाँ से आएगा, है ना, ओवा यहाँ से आएगा, यहाँ रुक जाएगा। देखिए, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये जो इसका टी शेप स्ट्रक्चर है ना, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इधर जाने ही नहीं देगा, जिससे कि ओवा जाएगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, इज़न्ट इट। ये हो गया आपका कॉपर। और एक होता है आपका हार्मोनल रिलीजिंग IUDs। ओके, हार्मोनल रिलीजिंग IUDs होता है जो कि हार्मोन्स, जो प्रोजेस्टेरॉन है या एस्ट्रोजन है, इन हार्मोन्स को ही नहीं जाने देता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉपर हार्मोन में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, कॉपर IUDs और हार्मोनल IUDs में डिफरेंस क्या है? कॉपर IUDs ओवा को रोकता है,
ओवा जो एग है उसको रोकेगा, ठीक है। और हार्मोनल वाला हार्मोन्स को ही रोक देगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ही रोक देगा, जिससे कि वो एग को मतलब रिलीज़ ना करवा पाए, और आगे एग रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो कॉपर हार्मोन में से दोनों में से कौन सा इफेक्टिव है? हार्मोनल वन इज़ वेरी इफेक्टिव, है ना। हार्मोनल वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। देखिए हार्मोनल वाला होगा इधर, आई थिंक मैंने पिक्चर नहीं लगाई है उसकी, चलिए नेक्स्ट। और जो हार्मोनल वाला है, हार्मोनल वाला वो ये क्यों लगाया जाता है? जिससे कि हार्मोन रिलीज ना हो, ठीक है। ये क्यों लगाए जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये इसलिए लगाए जाते हैं, हार्मोनल वाला इसलिए लगाया जाता है जिससे कि अगर आपको फ्यूचर में चाइल्ड चाहिए, अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, यू नीड अ फ्यू गैप, फ्यू स्पेस चाहिए आपको, तो ये प्लांटेशन कराया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा टाइम नहीं पाएँ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, oral administration of small doses of either progesterones or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets and hence are popularly called as pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting in preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstrual occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent contraception. मतलब अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पिल्स की बात की जा रही है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो पिल्स ली जाती हैं। देखिए पिल्स क्यों ली जा रही हैं? पिल्स से क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए पिल्स आपको शुरू के 5 दिन लेनी होती है, ओके, शुरू के 5 दिन लेनी होती है, शुरू के 21 डेज लेनी होती है। फिर आपको जब आपके पीरियड्स आ रहे हैं उसमें 7 डेज़ का, जब तक पीरियड्स हैं तब तक का आपको गैप लेना है 7 डेज़ का। फिर दोबारा आपको रिपीट करना है वही प्रोसेस। और कब तक करना है ये प्रोसेस? मतलब आपको खानी है, फिर जब आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहे हैं तब आपको रोक देनी है पिल्स को। और कब तक करना है ये प्रोसेस? जब तक आपकी डिज़ायर है, आपको बेबी नहीं चाहिए। मतलब इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। मतलब जब तक आप नहीं चाहते हैं आपको बेबी ना हो तब तक आप इसे लेते रहते हैं। ओके, सो पिल्स इज अगेन अ प्रोसेस, राइट। सो जब they inhibit ovulation and implantation as well as after the quality of cervical mucus to prevent the retarded entry of sperm. क्या करते हैं? ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं और जो म्यूकस की क्वालिटी है उसे अल्टर कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, जो स्पर्म है वो उधर नहीं जा पाए, एंट्री स्पर्म की वो रिटार्ड हो जाए। ओके, यहाँ पे फिर से सहेली का एग्जाम्पल दिया गया है। एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब स्टेरॉइड्स हार्मोन है उसको रिलीज़ नहीं करवाता है ये, ठीक है। तो ये जो सहेली है इसे क्या करना पड़ता है? आपको वीक में सिर्फ एक बार लेना होता है। ओके, वीक में एक बार लेना होता है इसको, और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। सहेली आप लिख लीजिए। सहेली एक पिल है, इट इज़ अ पिल। तो ये कब ली जाती है? जब तक आपको चाइल्ड नहीं चाहिए। तो इसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एज वेल एज इससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, मतलब काफ़ी हद तक रुकावट होती है लाइक इंटरकोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोजेस्टेरॉन अलोन और प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज। मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, दोनों कॉम्बिनेशन टैबलेट्स भी आते हैं जो कि फीमेल में थ्रू द इंजेक्शन और थ्रू द पिल्स ली जाती हैं। इससे क्या होगा? इससे लाइक वही सेम काम करेगा बट थोड़ा इफेक्टिव वे में, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हैं। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ये कब लगाया जाता है? ड्यूरिंग द लाइक जब आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तब इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको आई होप बात समझ आ गई होगी।
ओके, अब हम आते हैं अपने सर्जिकल मेथड पर। सर्जिकल मेथड में दो मेथड है। इस सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट का टर्म जो पार्ट है उसको टर्मिनेट कर देना, उसको काट देना। जहाँ से मेल का स्पर्म आ रहा है जहाँ से, उस पार्ट को काट देना, और फीमेल का जहाँ से ओवा आ रहा है उस पार्ट को काट देना, उससे ही हम कहते हैं। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं, वेस्क्टॉमी एंड ट्यूबोटॉमी। वेस्क्टॉमी में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्या है, आपके टेस्टिस है। ओके, आपकी टेस्टिस है। तो सीधी सी बात है, टेस्टिस में स्पर्म होता है, ठीक है। अब स्पर्म जो है वो ऐसे जाएगा और इधर के थ्रू बाहर निकल आएगा। यहाँ पे होते हैं ओवा। ब्लैक पेन से करता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है कि मैं दोबारा बता रहा हूँ ब्लैक पेन से। यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म गए इसके थ्रू बाहर निकल आए। ओवा गए, ओके, और इसके थ्रू बाहर निकल आए, ठीक है। जब इन दोनों का मीटिंग होगी तो जायगोट बनेगा, बेबी बनेगा, ठीक है। अब हमें रोकना है इसको, तो हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि यहाँ से स्पर्म जा रहा है, तो ये जो ट्यूब है जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल, वास डिफेंस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास डिफेंस। तो इस वास डिफेंस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे कट कर दिया है और इसे धागे से बांध दिया, आप देख सकते हैं इसे, जिससे कि अगर ओवा जाएगा भी, है ना, ओवा हमारा जाएगा भी, ओवा जा रहा है, यहीं तक जा पाएगा। आगे रास्ता कट चुका है, रास्ता नहीं है, तो आगे जा ही नहीं पाएगा और आगे मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। यही सेम देखिए यहाँ पर किया गया है। फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसे भी काट दिया गया है। इससे ओवा जाएगा भाई, मस्त तरीके से जाएगा यहाँ तक। आगे रास्ता ही नहीं है, रास्ता काट दिया तो दोबारा पीछे लौट आएगा और आगे कोई भी चांस नहीं होंगे ओवा के रिलीज़ होने के। ओके, अब सपोज़ ये आपका एक रास्ता जाता है, यहाँ पे आपको जाना है, ये आप खड़ी हो, अब आप चल रहे हो, बीच में एकदम से रास्ता टूट जाता है, तो आप क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्या आप इधर तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता टूट चुका है। यही सेम क्या है, इसका खेल है। इसमें बास डिफेंस, मेल में बास डिफेंस को काट के बांध दिया जाता है, ओके, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स को काट के बांध दिया जाता है। सो मेल में जो किया जाता है, मेल में बास डिफेंस को जो काटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वैसेक्टॉमी। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को जो काटा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टॉमी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन। मतलब मेल में बास डिफेंस का कट कर देना और फीमेल फैलोपियन ट्यूब का कट कर देना, जिससे कि आगे एग और ओवा जा ही ना पाए, जिससे कि मीटिंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो यही था इसमें। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका क्या मतलब है भाई, मेडिकल टर्मिनेशन शब्द से समझेंगे हम पहले। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टर्मिनेट करना, मतलब किसी चीज़ को हटा देना। तो जो विमेन अनबॉर्न चाइल्ड चाहती हैं, मतलब चाइल्ड नहीं चाहती हैं, उन्हें चाइल्ड हो चुका है, या कभी कभी गर्ल चाइल्ड समझकर, है ना, गर्ल चाइल्ड होती है, तो उसके लिए टर्मिनेट करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, इज़न्ट इट। सिंपल सा अगर मैं वर्ड बोलूँ, एबॉर्शन, है ना, तो इसका मतलब यही है कि जो एबॉर्शन करा देना वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे मना किया जा रहा है, ठीक है। कि एबॉर्शन किस किस रीजन से किया जाता है, एबॉर्शन या तो फीमेल चाइल्ड है, ओके, या अनवांटेड चाइल्ड है, मतलब अब चाइल्ड नहीं चाहिए, ओके। सो दे गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कॉजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। दे कुड बी मैनी रीजन्स, ड्यू टू रेप्स, राइट, दे कुड बी प्रेगनेंसी, सो इसलिए टर्मिनेट करा रहे हैं। तो वैसे तो ये एक लाइक रूल के खिलाफ है, बट ये जो टर्मिनल अनवांटेड चाइल्ड्स हैं, इनका टर्मिनेशन करा देना इज़ अ सिन, ओके। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमें टर्मिनेशन कराना कब चाहिए। देखिए,
आपको 12 वीक से प्रेगनेंसी के 12 वीक तक, 12 वीक समझ रहे हैं आपको, 12 वीक्स में 72 डेज तक, 72 डेज़ के अंदर अंदर आपका लाइक अगर उससे पहले पहले आप मतलब अबॉर्शन करा रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद तो आपको पूरा एक फ्यूटस बनने तक ही वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो पैचुरेशन के थ्रू बाहर ना आ जाए, है ना। सो यही यहाँ पर दिया है, समटाइम इट कुड बी डेंजरस हो सकता है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारी STDs पर, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या हैं? बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, लाइक इन्हें हम वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? देखिए, इन्हें हम क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, जब वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीज़। ओके, इनमें कौन कौन सी होती हैं? गोनोरिया हो गई, कि यहाँ पे देखेंगे, गोनोरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, ओके, जेनिटल हर्प्स हो गई, क्लेमाइडियासिस हो गई, जेनिटल वॉट्स हो गई, ट्राइकोमोडेनेसिस हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स HIV एंड एड्स, ओके, या STIs हो गई। ये सारी डिजीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, ओके। सो सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injections, needle, surgical instrument etc. मतलब जो HIV या हेपेटाइटिस डिजीज़ हैं वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं, बट जो इंजेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं उनसे भी फैल जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल जाती हैं, इन्फेक्टेड मदर के थ्रू भी फैल जाती हैं, ओके। और बहुत सारी डिजीज़ हैं, ओके, लाइक बहुत सारे रीजंस हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिजीज़ जो हैं, ये लाइक HIV इन्फेक्शंस जो हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सारी डिजीज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, बट ये HIV और हर्ब्स हैं, ये कम मतलब अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएँ जल्दी तो इनका कोई भी सिम्टम मतलब इनका कोई भी इलाज नहीं है, ओके। अर्ली सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? बहुत माइनर होते हैं और सिर्फ इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जेनिटल रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है। फीमेल को एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस may retain undetected as long absence or less significant symptoms in the early stage of infection, and the social stigma attached to the STIs deter to infected person from going to timely detection, proper treatment. This could lead to complications later. मतलब अगर हम इन डिजीज़ पे HIV एड्स डिजीज़ पे जल्दी फोकस ना करें तो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, अबॉर्शन तक हो सकता है इफ़ यू आर हैविंग अ चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके। तो ये बहुत लाइक एक थ्रेट है, दे आर द थ्रेटनिंग डिजीज़, ओके, एक थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं ये। और ये एस्टिमेट किया गया है कि 15 to 24 ईयर्स के लोगों में ज़्यादातर ये डिजीज़ देखी जा रही हैं, ओके, इनमें ज़्यादा ये डिजीज़ बिलोंग करती हैं। सो यहाँ पर कोई भी मतलब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं, ओके, कुछ सिंपल थिंग्स आपको मतलब अवॉइड करनी है और फॉलो करना है, जिससे कि आप बीमारी से बच सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज़ अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या पता किसके पास में ये डिजीज़ हो, क्योंकि एक ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है इसका, ठीक है। हमेशा कॉन्डोम्स को आपको वियर करना है वाइल सेक्स। दिस इज़ अ हाई डिमांड ऑफ एवरी, मतलब अगर आप कॉन्डोम्स पहनते हैं ड्यूरिंग सेक्स तो आपकी 90% या 90% डिजीज़ वैसे ही हट जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इन सम केसेस, इन केस ऑफ डाउट, वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए,
ओके अगर इफ़ यू हैव द डायग्नोस, मतलब आपको पता चल चुका है आपके अंदर डिजीज़ है, तो आपको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इसका क्योर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। क्या होता है इनफर्टिलिटी भाई? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इंडिया में तो बहुत फेमस है भाई, है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल मतलब दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, है ना। क्यों चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने में अनेबल हैं? ड्यू टू लो काउंट ऑफ स्पर्म, ड्यू टू लाइक लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू लो स्पर्म प्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया एंड अजूस्पर्मिया। दो यहाँ पे आपको वो दी जा रही हैं, ओलिगोस्पर्मिया एंड अजूस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मैं लिख देता हूँ, या आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है जब स्पर्म तो हैं पर बहुत लो हैं, वेरी लो, है ना। एक आता है अजूस्पर्मिया। इसमें बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, ज़ीरो स्पर्म, एक भी स्पर्म नहीं है, मतलब ये तो भाई ज़ीरो स्पर्म वाले हैं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें थोड़े स्पर्म है ना, जो कि इनफ नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, याद रखेंगे, जो कि इनफ नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड अजूस्पर्मिया जो कि बिल्कुल ज़ीरो स्पर्म है, जिसमें स्पर्म ही नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पर इनफर्टिलिटी की बात हो रही है। ओके, तो कई सारे यहाँ पे टेक्निक्स आप देखेंगे इनिशिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लाइक IVF, ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बेबी को कहाँ ले करा जाता है, जो पेरेंट है उसके स्पर्म लेके, मेल का स्पर्म लेके, फीमेल का ओवा लेके, दोनों को फ्यूज़ कराया जाता है ना। एक होता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, वो हम आगे पढ़ेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। देन जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब शायद जो फैलोपियन ट्यूब में इस जाइगोट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो जाइगोट को बाहर से निकाल कर, समझ पा रहे हैं, बाहर से निकाल कर ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ लाइक फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इनफर्टिलिटी मतलब ये होता है। जब ये कुछ मैथड्स मैंने आपको बताए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ओके, IVF मैंने आपको बताया, जिफ्ट एक प्रोसेस होता है, GIFT, जिफ्ट, ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, इसमें एग स्पर्म को, ओके, इंट्रोड्यूस कराया जाता है फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन से पहले ही डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इस प्रोसेस में पहले तो स्पर्म और एग को कलेक्ट किया जाता है सिरिंज में, और तभी अनफर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है एग, है ना, उस पर ट्रांसफ़र कराया जाता है, ओके, जिससे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो नेचुरल तरीके से हो सके। और एक आता है आपका जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा, ये सेम रहता है जिफ्ट की तरह, मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की तरह सेम रहता है, बट इसमें तब तक लेबोरेटरी में रखा जाता है, इसमें फ्यूज़न जो है वो लेबोरेटरी में कराया जाता है, लैब में कराया जाता है, कब तक, जब तक कि आपका जाइगोट जो है वो कब तक 8 ब्लास्टोमेयर तक कंप्लीट ना हो जाए। 8 ब्लास्टोमेयर तक जब कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तब वो वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, सो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हो गया, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हो गया। स्पर्म इंजेक्शंस क्या होते हैं, स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल की यूट्रस में, ओके, जिससे कि जाइगोट का फ्रेम हो सके, फॉर्म हो सके, ओके। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसमें हस्बैंड जो है एक आर्टिफिशियल किसी दूसरे मैन से, डोनर से स्पर्म लेता है और फीमेल को ट्रांसफ़र कराता है, ओके। देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, यही फीमेल के अंदर होता है। सो
ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। ओके, एनसीईआरटी से ही पूरा स्ट्रिक्टली चले हैं। ओके, जहाँ पे आपका सीबीएसई का पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आईएससी पोर्शन पर। ये आपका आईसीएससी का पोर्शन है, ये आपका आईएससी का पोर्शन है, आईएससी क्लास 12 का पोर्शन है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कैसे होते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रियल बेबी। ओके, ये क्या है? रियल बेबी है। आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में बेबी कैसे हो रहा है। ये टेस्ट ट्यूब में बेबी, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस पे गौर करेंगे, प्रोसेस पे एक बार गौर करेंगे। इसमें क्या होता है देखिए, या ध्यान से सुनेंगे। इसमें वुमेन से एक फर्टिलाइज्ड एक एग निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, और मैन से स्पर्म को रिमूव किया जाता है। ओके, और उसका फ्यूज़न जो है वो आउटसाइड द बॉडी कराते हैं, फीमेल की बॉडी से बाहर कराते हैं, हर वो कंडीशन देकर, हर वो सिटेबल कंडीशन देके जो कि फीमेल के अंदर रहती है। ओके, जब 8 से 16 सेल बन जाते हैं उसके, ओके, उस फ्यूटस फॉर्म होने लगता है, 8 से 16 सेल बन जाते हैं 40 घंटे के बाद। ओके, तो वो एग दोबारा से जो एग बना है ना, उसमें 18 से 16 से एग्स बन गए हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले तो स्पर्म और एग का फ्यूज़न हुआ। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, बाहर, बॉडी के बाहर। फिर क्या होगा? सेकंड, फिर क्या होता है? स्पर्म का आउटसाइड का फ्यूज़न हुआ, आउटसाइड। ठीक है, देन 8 से 16 सेल्स की स्टेज जब आ जाती है, मतलब सेल का जब फ्यूटस बन जाता है, या जाइगोट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, जाइगोट बन जाता है, तब उसे इंसर्ट कर दिया जाता है इन सर्विक्स में, मतलब वुमेन की सर्विक्स में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से इंसर्ट कर दिया जाता है? ऑपरेशन के थ्रू नहीं, थ्रू नेक। ओके, थ्रू नेक ऑफ द बूम। ठीक है, बूम के नेक तक। ओके, और इसी बेबी को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब सबसे पहले स्पर्म और एग को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया, उससे जाइगोट बन पाया। कंडीशन सारी वही रहती हैं जो फीमेल के अंदर रहती हैं। कब तक वेट किया? 8 से 16 सेल्स जब तक ना बन गए, 8 से 16 स्टेज नहीं बन गए सेल्स की, जो कि कब तक बन जाते हैं? 40 आवर्स तक बन जाते हैं, 14 घंटे के अंदर बन जाते हैं, 40 घंटे के अंदर बन जाते हैं। ओके, मतलब 2 दिन से कम समय। ओके, 2 दिन से कम समय में बन जाते हैं। जब 18 से 16 सेल्स बन जाते हैं तो जाइगोट जो जाइगोट बना है वो इंसर्ट कर दिया जाता है वुमेन की वेजाइना में। ओके, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। कहाँ से? बूम से, नेक ऑफ द बूम। और बाकी सारा जो तरीका जो है बेबी आगे बढ़ता रहता है वो ऐसे ही बढ़ता है जैसे कॉमन बेबी बढ़ता है। तो इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सिंपल, ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है। ओके, देख सकते हैं इधर। तो यही प्रोसेस मैंने आपको बताई। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में क्या लिया? एग लिया, स्पर्म लिया। ये स्पर्म है, इसमें एग है, दोनों को फ्यूज़ कराया। फ्यूज़न होने के बाद अंदर इसके फीमेल के सर्विक्स में डाल दिया। और कब तक डाला? जब तक कि बेबी पूरा अच्छे से फॉर्म ना हो जाए। ये हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमीनोसेंटेसिस। प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, ये बेबी है, ये है बेबी। बेबी के चारों तरफ आपको येलो फ्लूइड दिख रहा होगा, येलो फ्लूइड दिख रहा है। यह एमिनोटिक फ्लूइड है। सिरिंज से डॉक्टर थोड़ा सा एमिनोटिक फ्लूइड लेगा, देखो येलो थोड़ा फ्लूइड लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अल्ट्रासाउंड क्यों हो रहा है? बेबी को चेक करने के लिए, क्योंकि बेबी कहाँ पर है, समझ आ रही? अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिससे कि बेबी पता चल सके कहाँ पर है। तो उसके थ्रू ब्लड लिया जाता है, थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है। अब क्या होगा फ्लूइड का? देखिए, फ्लूइड हाइपोडर्मिक निडल से लिया जाता है।
ठीक है, हाइपोडर्मिक निडल से लिया जाता है। तो उस फ्लूइड का क्या होगा, उस फ्लूइड से चेक किया जाता है कि वेदर द फ्यूटस जो बेबी है वो पूरा सही है या नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ऐसी, है ना। सो यही टेक्निक आपको बताई जा रही है दैट एमिनोटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू डायग्नोस, या क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, ओके, फैटल एबनॉर्मलिटीज़, किसके लिए, जो फीटल है, जो बेबी है उसकी कोई एबनॉर्मलिटी, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्या करते हैं, थोड़ा सा एमिनोटिक फ्लूइड सैंपल को विड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं एमिनोटिक फ्लूइड को, किसके थ्रू, एक हाइपोडर्मिक निडल के थ्रू, ओके, जो कि मदर के एब्डोमेन में इंसर्ट की जाती है। हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होता है, जो लोहे की ना हो, जिससे इन्फेक्शन ना हो बेबी और मदर को, ठीक है। अब क्या होगा, इससे थोड़ा फ्लूइड खींचा जिससे कि पता लगाया जाता है कि इन्फेंट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, सॉरी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। आईएससी के बारे में मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई में नहीं दिया है, ठीक है, आईएससी में ही दिया है। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब आता है जेनेटिक कंसोलिंग, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब वो जगह जहाँ पे हेल्थ जेनेटिक्स के थ्रू हेल्थ डिस्कशन होता है, एडवाइस दी जाती है जेनेटिक्स डिसऑर्डर के ऊपर, उसे हेल्थ जेनेटिक कंसोलिंग कहते हैं, है ना। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय शेल्डन रीड इन 1940, शेल्डन रीड ने इसे इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे नाम, ओके। नाम से समझो, जेनेटिक कंसोलिंग मतलब डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और कंसोल कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं अबाउट द जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या हेल्थ केयर लेनी पड़ेगी, वही जेनेटिक कंसोलिंग है। बस वी आर डन विद आवर टॉपिक, ओके, वी आर डन विद आवर टॉपिक, हम अपने टॉपिक पर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब आ चुके हैं अपने टॉपिक पर, ओके। सो आई होप आपको इतना बड़ा टॉपिक समझ आया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने थोड़ा PYQ, नीट का PYQ लाया हूँ मैं, नीट 2017 में पूछा गया था, नीट 2017 में पूछा गया था, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज, जो कॉपर आयंस थे उसमें कॉपर रिलीजिंग आयोडीन्स में उसका क्या फंक्शन था, कॉपर का, कॉपर आयंस का क्या फंक्शन था कॉपर रिलीजिंग आयोडीन्स में, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, क्या वो गैमेट का फॉर्मेशन रोक रहे थे, दे इनहिबिट ओवुलेशन, क्या वो ओवुलेशन रोक रहे थे, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेस कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मतलब क्या वो सप्रेस करते थे स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, या ऑल ऑफ द अबव, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, या वेरी गुड, द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इससे क्या हो रहा था, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो है वो क्या कर रहे थे, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते थे, रोक देते थे, जिससे कि आगे स्पर्म बढ़ ही नहीं पाएगा, तो आगे फर्टिलाइजेशन क्या खाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2017 में आपसे पूछा गया था, इन केस ऑफ अ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization, मतलब दो कपल हैं, उसमें एक कपल में स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहा है, तो कौन सा एक अच्छा टेक्निक रहेगा जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा ऑडिटरी ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफ़र, और नॉन ऑफ द अबव, which one would be the correct option according to you? जब ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वुड बी द राइट ऑप्शन, ओके। 2017 और 2017 दो नीट क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने पूरा एक चैप्टर बायो का खत्म कर दिया है, ओके, क्लास 12th का, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग देयर सो लाइटली, बाय गाइस, इफ यू लव दिस सेशन then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon as well, and please practice more questions on this particular topic. Bye guys.